नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एशियन की क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 21 जून 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। आज कौन कौन सा इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारे एमसीक्यू के फॉर्म में है। जितने भी आज न्यूज़ थे उसको हमने क्या कर दिया है, एमसीक्यू के फॉर्म में, प्रश्न उत्तर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, आप कोशिश करें इसका आंसर देने के लिए। तो हमारा पहला न्यूज़ है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, परिसीमन आयोग की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? आंसर करने की कोशिश करें। परिसीमन आयोग की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? संसद, चुनाव आयोग, राज्य, गवर्नर। हमारा करेक्ट आंसर है संसद। क्यों पढ़ रहे हैं परिसीमन आयोग? अभी हाल ही में देखे थे हमने कि जम्मू कश्मीर को लेकर 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ 370 को हटाकर ठीक 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया, JNK एंड लद्दाख। ठीक, अब वहाँ पे परिसीमन आयोग अब कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिसाइड करेगा, उसके बाद ही इलेक्शन होंगे। ठीक, ये डिसीजन लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और वहाँ की जो रीजनल पार्टी है, मीटिंग हुई थी, मीटिंग में डिसीजन दिया गया, ठीक है ना, कि परिसीमन आयोग, ठीक, परिसीमन आयोग 2019 में ही गठित किया कर दिया गया था। और उनका ये काम था कि 4 जो थे स्टेट नॉर्थ ईस्ट में और एक जम्मू एंड कश्मीर में, ये जो है ना सीमा का निर्धारण करेंगे। परिसीमन आयोग का क्या काम होता है? वो सीमा का निर्धारण करना होता है, ठीक है ना। आर्टिकल 82 के अंतर्गत संसद जो है परिसीमन आयोग का हर सेंसस जनगणना के बाद कर सकती है, ये पावर दिया जाता है संसद को। ठीक, तो संसद कौन करती है परिसीमन आयोग की स्थापना? किसके द्वारा किया जाता है? ये संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक, अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में परिसीमन आयोग पहले वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करेंगे, उसके बाद वहाँ इलेक्शन होगा, इसलिए ये न्यूज में कुछ दिनों से आ रहे हैं। आप ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप पेपर डेली देखें, पेपर का एनालिसिस डेली आपको मिल जाएगा। 21 जून का खासकर 21 जून वाला पेपर को आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से क्या परिसीमन आयोग के संबंध में सही नहीं है? ठीक, आपको आंसर करना है। ठीक, निम्नलिखित में से क्या परिसीमन आयोग के संबंध में सही नहीं है? ठीक, वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष जो हैं रंजना देसाई हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला यह हमारा। ठीक, आपको आंसर करना है कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है ना। आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा स्टेटमेंट, आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के जो आदेश होते हैं उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। थर्ड है, मुख्य निर्वाचन आयोग इसके सदस्य होते हैं। परिसीमन आयोग का जो होता है, ठीक, परिसीमन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके सदस्य होते हैं। स्टेटमेंट तीसरा है, ठीक है ना। अभी तक केवल 3 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। आपको सही आंसर करना है। चलिए हम देखते हैं हमारा आंसर कौन सा है। तो हमारा करेक्ट आंसर है, अभी तक केवल 3 बार ही परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। ये गलत हो जाता है। ठीक, इससे भी ज़्यादा परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। ठीक, बाकी सब सही है। अध्यक्ष जो है रंजना देसाई हैं अभी, ठीक है, परिसीमन आयोग के। ठीक, अभी क्या काम करेंगी वो, जम्मू एंड कश्मीर में, जो आप अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे हमने, जम्मू एंड कश्मीर में सीमा का निर्धारण करेंगी वो वहाँ पे, ताकि उसके बाद इलेक्शन होगा। ठीक, उसके बाद देखिए इनका जो आदेश होता है किसी भी न्यायालय में जो है ना आप चुनौती नहीं दे सकते। अगर इनका डिसीजन समझे तो फाइनल है, कंप्लीट फाइनल, जो मिल गया वो डिसीजन होगा, ठीक है ना, वो लागू होगा। ठीक, निर्वाचन आयुक्त इसके सदस्य होते हैं। ठीक, इसमें जो है निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एज ए सदस्य के रूप में काम करते हैं, अध्यक्ष के रूप में नहीं, ठीक है ना, एज ए सदस्य के रूप में ये रहते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये खुद रहेंगे या इनके द्वारा कोई नॉमिनेटेड अपॉइंटेड आदमी उस परिसीमन आयोग में अध्यक्ष, परिसीमन आयोग के मेंबर के रूप में रहेंगे। चलिए हमने ये देखा। अब चलिए हम आगे देखते हैं अब हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। ये है रंजना देसाई। ठीक, ये जो है रंजना देसाई। चलिए हम आगे देखते हैं हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट। दुशांबे कहाँ स्थित है? दुशांबे कहाँ स्थित है? ठीक, आंसर करें। दुशांबे कहाँ स्थित है? ताजिकिस्तान में, रूस में, चीन में, कजाकिस्तान में। हमारा करेक्ट आंसर है
ताजिकिस्तान में। क्यों न्यूज में है? अभी एससीओ की मीटिंग हो रही है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। ठीक, पेपर में आकर पेपर पढ़ रहे होंगे तो आप 2-3 दिनों से काफ़ी न्यूज में आ रहा है एससीओ। ठीक है ना। तो यहाँ कहाँ पे हुई है? तजाकिस्तान में। ठीक है ना। तजाकिस्तान में कहाँ हुए? दुशांबे में। दुशांबे में एससीओ की मीटिंग हुई है। तो यह हमारे लिए एससीओ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ मीटिंग हुई है ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम। ये देखिए, ये है तजाकिस्तान, ये है पूरा तजाकिस्तान। ठीक, जो देख रहे हैं आप ये वाले पार्ट को, ये तजाकिस्तान है। ठीक, ये है दुशांबे। ठीक, देखें आप साउथ में देखें तो अफगानिस्तान, इसके देखें ईस्टर्न साइड में आप देखें तो पाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, ठीक, उज्बेकिस्तान। ठीक, थोड़ा बहुत लोकेशन है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ हम लोग लोकेशन को भी देखते चलेंगे, क्या कि लोकेशन से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो दुशांबे कहाँ स्थित है? ताजिकिस्तान में। यहीं पे एससीओ की, किसकी? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई है। चलिए हम देखते हैं आप नेक्स्ट हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन संघाई संगठन का सदस्य नहीं है? आंसर करें। निम्न में से कौन संघाई संगठन का सदस्य नहीं है? कौन संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? चलिए, ईरान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। हमारा करेक्ट आंसर है ईरान। ठीक, ईरान जो है संघाई सहयोग संगठन का जो है ना सदस्य नहीं है। चलिए, ये मुख्यतः जो संघाई सहयोग संगठन का जो अभी मीटिंग हुई है उसमें मुख्यतः जो बातें हुई थी, एक ओवरव्यू दे देते हैं आपको। मुख्यतः जो बात हुई थी आतंकवाद से रिलेटेड प्लस अफगानिस्तान के जो मुद्दे हैं उससे रिलेटेड, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, यही मुख्य मुद्दे थे संघाई जो अभी मीटिंग हुई है उसकी। ठीक है ना। चलिए, तो हमने यहाँ क्या देखा? ईरान जो है ना, ईरान उसका मेंबर नहीं है। चलिए मैप के थ्रू देखते हैं हम इसको। हाँ, ये देखिए टोटल 8 मेंबर है उसमें। 8 मेंबर में हम देखते हैं कौन कौन सा उसका मेंबर है। 8 मेंबर याद कर लें। ये सब जो जितने भी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये सब, ठीक है ना, टॉप क्वेश्चन आपको इसको बोल सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन किए गए हैं टॉप क्वेश्चन सेलेक्टेड है। ठीक, एग्जाम में आने की मैक्सिमम संभावना हो जाती है। चलिए तो हम देखते हैं 8 कंट्री कौन से हैं। एक रसिया, दूसरा चाइना, तीसरा इंडिया, चौथा पाकिस्तान, ठीक, पाँचवा ताजिकिस्तान, छठा किर्गिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान 7 और कजाकिस्तान। ठीक है ना, 8 मेंबर है इसमें। ठीक है ना, ये फाउंडिंग मेंबर आप इसको बोल सकते हैं ना। 8 मेंबर जो है, बाकी ऑब्जर्वर स्टेट हैं, ऑब्जर्वर कंट्री हैं। ठीक है ना, तो हम कौन सा देखें? रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान में कन्फ्यूज ना हो, दोनों मेंबर हैं। आप ऐसा मत सोचें, कभी कभी क्या होता है कि इंडिया, हम ये सोचते हैं कि इंडिया मेंबर होगा तो वहाँ पाकिस्तान नहीं होगा। नहीं, ये एससीओ में है, ये दोनों मेंबर है। ठीक, आपको यह याद रखना है। ठीक है ना, रसिया चाइना, यहाँ भी आपको याद रखना है रसिया चाइना। अगर चाइना हो तो रसिया नहीं, रसिया हो तो चाइना नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। रसिया है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान है। आप ऐसे याद रखते हैं, एक ट्रिक देते हैं कि तुर्कमेनिस्तान, तान में 2 नहीं है, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान नहीं है। आप याद करने का एक कर सकते हैं, बाकी अपने तरफ से कोई इन्वेंशन कर सकते हैं, याद करने का अपने तरफ से कोई ट्रिक बनाना है तो बना सकते हैं। यहाँ मैं अपने तरफ से बोलता हूँ कि अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है ना, तुर्कमेनिस्तान देखिए कैस्पियन सी से क्या है, बॉर्डर बना रहा है, देख रहे हैं। तो याद करने के लिए अपनी तरफ से एक मेथड बना लें, कुछ भी किसी के साथ कंबाइन कर दें। ठीक, तो मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया कि अफगानिस्तान तान में जितने भी है, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है ना, उसमें क्या है, 2 नहीं है। कौन नहीं है? तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है। हमने आंसर में क्या देखा था? ईरान उसका मेंबर नहीं है। तो यहाँ देखें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये इसके मेंबर नहीं है। ठीक है ना, बाकी कितने मेंबर देखे थे? 8 मेंबर देखे थे। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। KON न्यूज़ में थे, हमें क्या क्या चीज़ याद रखना है। पहले तो याद रखना कहाँ पे हुई और कौन कौन से इसके मेंबर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कौन है? ये भी न्यूज में थे। अभी सरकार जो है क्या करने वाली है, चलिए हम देखते हैं। पहले भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम की रिफाइनरी कौन सी है? आंसर करें। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कौन सी है? जामनगर तेल रिफाइनरी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। आंसर करें। हमारा है जामनगर तेल। ये ना कि भारत की पूरे विश्व की जो है ना सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कौन है। ठीक है ना, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ, किस स्टेट में स्थित है? आंसर करें। चलिए क्वेश्चन देते हैं कि ये किस स्टेट में स्थित है। ठीक है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु।
ये गुजरात में स्थित है। ठीक, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने बना दिया। ठीक, चलिए सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कौन सी है? जामनगर तेल रिफाइनरी। ये रिलायंस इंडस्ट्री की जो है ना, रिलायंस इंडस्ट्री इसके ऑनर है। ठीक, चलिए ये न्यूज़ में आए हुए थे क्योंकि सरकार जो है भारत पेट्रोलियम में कॉरपोरेशन को यहाँ के शेयर बेचने वाली है कुछ, ठीक है ना, इसलिए ये न्यूज़ में थे। ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है ना, भारत की दूसरे नंबर पे है कौन सा? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी। भारत के दूसरे नंबर पर कौन सी है? भारत के दूसरे नंबर है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी। आपसे पूछा जाए कि भारत में दूसरे नंबर पर पेट्रोलियम रिफाइनरी, सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कौन सी है, तो वो है भारत पेट्रोलियम। फर्स्ट नंबर पे कौन है? जामनगर। ठीक है ना, भारत का तो है, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा है जामनगर तेल रिफाइनरी। चलिए इसको मैप के थ्रू देखते हैं कहाँ पे है ये देखिए, आप देखेंगे यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक, ये देखिए गल्फ ऑफ कच्छ देख रहे हैं हम, यहाँ है गल्फ ऑफ खंपात। ठीक, ये देखिए जामनगर, ये जो देख रहे हैं ये जामनगर। ठीक, पोरबंदर, गांधी जी यहीं से रिलेटेड है, पोरबंदर से हम देख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये गल्फ ऑफ कच्छ के से बॉर्डर बनाती है कौन? जामनगर। ठीक है ना, तो यहीं पे है सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी। समझे? चलिए मैप के जरिए हमने देखा, आपको दे सकता है क्वेश्चन में ज़्यादा थोड़ा ट्रिकी कर देगा तो कह देगा जामनगर जो है ना गल्फ ऑफ खंबात से जो है ना बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है ना, गल्फ ऑफ खंबात से बॉर्डर नहीं बनाते हैं, वो गल्फ ऑफ कच्छ से बनाते हैं। ठीक है ना, ये देखिए जामनगर। ठीक है ना, अब पोरबंदर गांधी जी से रिलेटेड है, ऐसे याद रख सकते हैं, गांधी जी जिस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है उसके जस्ट बॉर्डर बनाता है कौन सा? जामनगर। और जामनगर सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है पूरे विश्व की। चलिए हम नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अर्धनारीश्वर और आवारा मसीहा उपन्यास किसके द्वारा रचा गया था? ठीक, ये पेपर में आए हुए थे। ठीक है ना, साथ जो राइटर हैं इनके रचनाकार, उनकी जयंती थी। चलिए तो हम देखते हैं हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्धनारीश्वर और आवारा मसीहा, कभी कभी बुक से भी 1-2 राइटर के नाम भी पूछ दिए जाते हैं। तो अर्धनारीश्वर, ये सब ऐसे राइटर है जो काफ़ी फेमस है। ठीक है ना, अर्धनारीश्वर और आवारा मसीहा उपन्यास किसके द्वारा रचा गया है? ठीक, आंसर करें। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, विष्णु प्रभाकर, इनमें से कोई नहीं। चलिए हमारा करेक्ट आंसर है विष्णु प्रभाकर। ठीक है ना, अर्धनारीश्वर। ठीक है ना, और आवारा मसीहा, इसके लिए इन्होंने विष्णु प्रभाकर के अर्धनारीश्वर के लिए इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया हुआ है। ठीक है ना, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। अर्धनारीश्वर के लिए विष्णु प्रभाकर जी को जो है ना पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है इन्हें। चलिए हम देखते हैं, अब हम देखते हैं इनको। ये है हमारे विष्णु प्रभाकर जी। ऐसे करने से क्या होता है, जल्दी से हमें याद हो जाती हैं चीज़ें। देख रहे हैं, ये है विष्णु प्रभाकर जी, इन्होंने काफ़ी बुक लिखी थी जिसमें अर्धनारीश्वर काफ़ी फेमस है। इसी अर्धनारीश्वर के लिए इन्हें उपन्यास भी उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। चलिए हम इनके देखते हैं। देखिए आवारा मसीहा बुक का देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, आवारा मसीहा, इनका बुक का कवर पेज देख सकते हैं, अर्धनारीश्वर। ठीक है ना, विष्णु प्रभाकर, यहाँ भी विष्णु प्रभाकर लिखा हुआ है, इनके बुक का नाम है। तो याद रखें, ऐसे याद रखने से जल्दी से याद हो जाते हैं। चलिए हमने देख लिया। अब आते हैं हमारे निम्न में से कौन सा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा नहीं रचा गया है? ठीक है ना, इनमें से कौन सा ऐसी बुक हैं जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा नहीं रचा गया है? ठीक है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय काफ़ी फेमस व्यक्ति थे। ठीक है ना, आंसर करें आप। आनंद मठ, देवी चौधरानी, दिवाली की रात, ठीक है ना, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम। आंसर करें कौन सा नहीं इनके द्वारा रचा गया है? ठीक है ना, तो हमारा करेक्ट आंसर है दिवाली की रात। ये दिवाली की रात भी विष्णु प्रभाकर के द्वारा ही रची गई है। ठीक है ना, किनके द्वारा? विष्णु प्रभाकर। तो बाकी आनंद मठ उन्होंने लिखी थी, देवी चौधरानी भी उन्होंने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ही लिखे थे। ठीक है ना, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम तो सबके मुंह पर ही मिलेंगे आपको कि वंदे मातरम किसने लिखा, तो पहले बार ही आ जाएगा, आपके दिमाग में क्लिक करेगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और आनंद मठ, देवी चौधरानी, उनका भी ये सभी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ही लिखी हुई है। ठीक है ना, दिवाली की रात विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। चलिए हम देखते हैं हम अपना, ये देखिए ये है हमारे राष्ट्रगीत लिखने वाले कौन से? वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनको हमेशा एक ही पोज में देखेंगे, एक ही फोटो में। ठीक, राष्ट्रगीत कौन? वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 1894 में ये दिवंगत हो गए। ठीक, चलिए तो हमने इन्हें देखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हाँ,
और देख लें दुर्गेश नंदिनी भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक महत्वपूर्ण बुक है, ठीक है ना, दुर्गेश नंदिनी, ठीक है ना, ये भी एक फेमस बुक है, ठीक। दुर्गेश नंदिनी भी उनके द्वारा ही लिखी, हमने देखा आनंद मठ भी उन्हीं के द्वारा लिखी थी, ठीक। राष्ट्रगीत भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, दुर्गेश नंदिनी भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, और देवी चौधराइन भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। बुक तो इनके द्वारा काफ़ी लिखी गई है, ये सब ऐसे 3-4 बुक है जो काफ़ी फेमस हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, भारत में उदारीकरण लाने और लाइसेंस राज को खत्म करने का श्रेय किसे जाता है, ठीक। भारत में उदारीकरण लाने और इसका श्रेय किसे जाता है, ठीक। देखिए आंसर कीजिए यहाँ पे, भारत में उदारीकरण लाने और लाइसेंस राज को खत्म करने का श्रेय कैसे जाता है। चलिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। 1990-91 के पास में हमने देखा लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई, ठीक। लाइसेंसी राज था जो उसको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि हम लोग के पास अब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने ही वाली थी, कुछ ही दिन बाकी थे, जितने पैसे हम लोग के पास थे, ठीक ना, वो अगर ख़त्म हो जाते तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है ना, इनमें से जो दिए गए हैं वो सारे प्रधानमंत्री थे उस समय के पीएम। तो पूछ रहे हैं कि उदारीकरण और लाइसेंस राज को खत्म करने का श्रेय इनमें से किसे जाता है। इंदिरा गांधी, आपको थोड़ी सी अगर याद होगी कि उस समय लाइसेंस राज जिसमें खत्म हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे हमारे देश को, तो आप कर सकते हैं इसका आंसर, ठीक है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री पीवी नरसिम्हा राव, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। आंसर करें। भारत में उदारीकरण लाने और लाइसेंसी राज को खत्म करने का 1991 में जो लाइसेंसी राज खत्म हुआ था उस समय कौन थे, तो हमारा करेक्ट आंसर है पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है ना, ये पेपर में आए हुए थे, ठीक, इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया, ठीक। चलिए ये है पीवी नरसिम्हा राव, इन्होंने उदारीकरण के लिए ये जाने जाते हैं इन्हें। इनका डेथ एनिवर्सरी है 23 दिसंबर 2004 में ये दिवंगत हो गए, समझे। चलिए तो ये देखा था तो 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रॉम द, देखिए 1991 से 1996 तक थे, इसी समय लिबरलाइजेशन लाया गया था, ठीक, उदारीकरण की नीति लाया गया था, लाइसेंसी राज को खत्म किया गया था। कब किया गया था, 1991 के बाद ही देखते हैं, ठीक, खत्म कर दिया गया था। ये कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे, 9वां प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, ठीक। चलिए तो हमने क्या देखा, पीवी नरसिम्हा राव थे, उदारीकरण के समय पीएम थे वहाँ के देश के हमारे, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, आंसर करें। ये भी आया था हमारे न्यूज में, ठीक। यहाँ जितने भी क्वेश्चन कवर किया जा रहा है, चाहे वो हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, सारे ये न्यूज में आए हुए थे किसी न किसी कारण से, इसलिए हमारे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, राजगोपालाचारी, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर करें। राजगोपालाचारी, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, ओके, प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे गड़बड़ मत करें, राजगोपालाचारी थी, दूसरे थे, ठीक। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अपना, हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। देखिए इनमें से आप पहचान सकते हैं कौन है लॉर्ड माउंटबेटन, कोशिश करें पहचानने की, ठीक। इनको तो आप पहचान जाएंगे, ये है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक, जो सेंटर में बैठे हुए हैं, ये है लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, अब इनका इंडिविजुअल पिक्चर देखना चाहते हैं तो ये हैं लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक, वहाँ सेंटर में बैठे हुए थे। चलिए इन्होंने लाया था पहले भारत के स्वतंत्र गवर्नर जनरल थे ये। चलिए अब देखते हैं 7 निश्चय योजना, काफ़ी फेमस योजना है, ये वीमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है, ठीक। इसमें किसी तरह का ऐसा प्रावधान किया गया है, ये भी न्यूज में थे हमारे। चलिए 7 निश्चय 2 योजना किस राज्य से संबंधित है, आंसर करें। ये आप मेंस के आंसर में डाल सकते हैं, 7 निश्चय 2 योजना किस राज्य से संबंधित है, ठीक ना। ये है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। आंसर करें, यह है बिहार। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, 35%, ठीक है ना, 35% इस योजना के तहत, ठीक है ना, इस 7 निश्चय 2 योजना के तहत बहुत सारे प्रावधान है, उसमें एक प्रावधान ये भी है कि 35% महिला को जो है ना अंचलाधिकारी के पद पे नियुक्त किया जाएगा, इसमें ये प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। कितना, 35% बहुत होता है, अंचलाधिकारी के रूप में महिलाओं का बिहार में जो है ना चयन होगा।
इस 7 निश्चय योजना में ये प्लान किया गया है। ठीक, समझ गए आप। 35% महिलाओं को अंचलाधिकारी बनाया जाएगा इस योजना के तहत। और उन्होंने अपना टारगेट एक स्कीम रखा हुआ, इसके अंतर्गत रखा। कौन किस स्टेट से संबंधित है? ये बिहार से संबंधित है। चलिए, हमने यहाँ पे देखा जो आज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, कोविड से बच के रहें। धन्यवाद।